आ जाओ जी, शुरू करें। मैं आपको ये वाले पार्ट को बताना शुरू कर रहा हूँ। आ जाओ जी, देखें हमारे पास क्या हो रहा है। हम बात करने जा रहे हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में। पहले तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलूं, दोनों एक ही बात है। एटोमाइजेशन की बात करें, एटोमाइजेशन का मतलब होता है एटम में कन्वर्ट करना। आप किसी भी सब्सटेंस को किसी भी स्टेट से उसके आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब कन्वर्ट करते हो, आइसोलेटेड गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम में, ठीक है, तो तुम्हारे पास जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन या फिर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है। अगर आप ये वाली चीज बात करो तो हीट और एंथैल्पी में कितना एनर्जी लगा होगा, तो आपके पास इसको हेस्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन, जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है, आप उससे भी समझ सकते हो। बेसिकली ये मिक्सचर है आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। आपने मेल्टिंग पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, एंड देन आपने इसको बॉइलिंग पॉइंट करके गैस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। यही पूरा एक जनरल आइडिया आप ले सकते हो कि इसको मेल्ट करके कितना पूरा का पूरा ओवरऑल तुमने एटम को पूरी तरीके से अलग करने में जो एनर्जी लगेगा, पूरी तरीके से अलग करने में, मेटालिक लैटिस में था, उससे निकाल के पूरा बिल्कुल अलग अलग कर दोगे, तो जो एनर्जी लग रहा है उसको एटोमाइजेशन कहते हैं। बात है कि सर एटोमाइजेशन की बात ही क्यों करनी है। एटोमाइजेशन की बात करने का रीजन है कि मैं इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बात करना चाहता हूं। अब बात है सर अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बात करके क्या होगा, मुझे इसके मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में पता चलेगा। अब बात है मेटालिक बॉन्डिंग से बात करने में क्या होगा, मेटालिक बॉन्डिंग से मुझे ये पता चलेगा कि कितने एस के इलेक्ट्रॉन्स एंड कितने डी के इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं, या पॉसिबल है टू पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्डिंग। क्या ये बात समझ में आया, टू पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्डिंग? क्या किसी को यहां तक डाउट है? हम यहां से देखते हैं कि आपके पास कितना ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग है, कितना ज्यादा क्या हो रहा है, यहां से पता चलेगा। किसी भी चीज के अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में जानने के लिए हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जरूर से पढ़ते हैं। ठीक है। अगर आप एटोमाइजेशन देखोगे तो वो कह रहे हैं कि एक जनरल ट्रेंड है कि 3D से ज्यादा 4D का होता है एंड 4D से ज्यादा 5D का होता है। ठीक है। और इसी चीज को उन्होंने ये बनाया हुआ है। जो ग्रीन वाला है, दिस ग्रीन वाला इज आपका 3D सीरीज, ब्लू वाला इज आपका 4D सीरीज, एंड रेड वाला इज आपका 5D सीरीज। ये 5D सीरीज की बता रहे हैं कि जनरली बढ़ता जा रहा है। अब उन्होंने बोला भाई ये बढ़ता क्यों जा रहा है, ये खतरनाक चीज है। उन्होंने बोला ऐसा होता है ट्रांजिशन मेटल्स में नीचे जाते हुए मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ता है। क्या मैंने लास्ट क्लास में ये चीज बताया था आप लोग को? नहीं, नहीं बताया था ना। नो सर। चलो जी, आ जाओ इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहां पर दो तीन चीजें और अच्छी आती है। इसमें क्या है, तुम्हारा जो ट्रांजिशन मेटल में नीचे जाते हुए बात है कि सर आपने तो मुझे पढ़ाया कि साइज अगर बढ़ेगा तो मेटालिक बॉन्डिंग कम होगा। क्या ये बात सही है कि नहीं है? यस। ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल्स में ऐसा क्या हो रहा है कि नीचे जाते हुए ट्रांजिशन मेटल डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर आपने एक चीज नोटिस किया हो, साइज उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। आपने देखा है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, यहाँ पे पुअर शील्डिंग होने की वजह से पहले तो साइज नहीं बढ़ रहा है। अब बात है सर साइज नहीं भी बढ़ रहा है तो भी साइज बढ़ा तो है ना। अगर साइज बढ़ा है तो मेटालिक बॉन्डिंग कम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। अब सोचो इसको दूसरी तरीके से। आपने ये चीज पढ़ा है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, याद है यस सॉलिड सर। स्टेट यस में, सर। यस सर, यस है सर, ना? पढ़ा है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। हम ये बोलते हैं कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर है, ये आपके पास नॉर्मल है, ये आपका बैंड गैप है, बैंड गैप। अगर आपके पास जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर डी इलेक्ट्रॉन्स इजिली यहां तक चले गए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही सारे मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हाँ या ना? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं या जितने भी तुम्हारे पास इस बैंड में होंगे, जितने भी इस बैंड में होंगे वो मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे।
तो नीचे जाते हुए क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है, डी वाले इलेक्ट्रॉन्स है, उनको मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप डाउन द ग्रुप जाओ तो साइज तो बढ़ ही रहा है हल्का हल्का, वहां पर जो डी इलेक्ट्रॉन्स को लगने वाला जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप देखो दूर हो जाएगा ना, दूर हो जाएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाता है आयनाइजेशन की वजह से, क्योंकि आयनाइजेशन नीचे जाते हुए थोड़ा सा कम हो रहा होता है। ये वाले पे अंदर की तरफ से रिपल्शन ज्यादा लग रहा है, शील्डिंग आपको दिख रहा है ना कि ऐसा। आप समझना एक चीज, मैं इसको बहुत आसानी से इस तरह बताता हूँ। आपके पास जनरली एटम्स ऐसे होते हैं, ठीक है? अगर एटम सिकुड़ गया, अगर एटम सिकुड़ गया तो पूरा का पूरा पास आएगा, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भी तो पास आ गए होंगे। इस बार अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे रिपल्शन भी तो ज्यादा लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, अगर एटम सिकुड़ रहा है तो। क्या ये बात सही है कि नहीं? आ रही बात समझ में क्या कहना चाहता हूँ? नहीं? नहीं? आ जाओ। ठीक है, इसको और आसानी से करते हैं। बच्चे आप इसको सिंपल ऐसा रख सकते हैं क्या कि डाउन द ग्रुप जाते हुए थोड़ा बहुत भी साइज बढ़ रहा है? अगर साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आयनाइजेशन कम यस होगा कि सर। नहीं होगा, है ना? अगर आयनाइजेशन कम होगा तो मुझे डी से वैलेंस में इलेक्ट्रॉन डालना बहुत आसान होगा। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इजीली पार्टिसिपेट करते हैं इन मेटालिक बॉन्डिंग, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो। मैं एक बार पढ़ाता हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कह रहा हूँ मेटल्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज। ये तो लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि भाई आपका जो सेकंड और थर्ड वाला है कि इसका ज्यादा है, फिर इसका है, फिर इसका है, ये लिखा हुआ है। कह रहे दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये कह रहे ये बात एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन अकाउंटिंग फॉर द अकरेंस ऑफ मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग। वो कह रहा है कि ऐसा हो रहा है नीचे जाते हुए मेटल मेटल बॉन्डिंग और ज्यादा हो रहा है इन कंपाउंड्स ऑफ द हेवी ट्रांजिशन मेटल्स। ये उसने दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमें एक्सपेरिमेंटली पता है, तो हम ये कहते हैं कि नीचे जाते हुए मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई कि इस पैराग्राफ का मतलब क्या है? क्योंकि और कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है बच्चों इनके बीच में। ये जो मेटल्स हैं इनके बीच में और कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं एक्सेप्ट मेटल बॉन्डिंग। आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कुछ समझाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये नीचे जाते हुए बढ़ रहा है तो हमें बोला भाई मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ रहा होगा, तभी ये चीज बढ़ रही है। क्या यहां तक सारे लोग क्लियर है? हाँ या ना बताओ, फिर मैं आगे बोलूंगा। यस सर। पक्का? यस जिसको सर। भी डाउट है सर बेटा मतलब ये मौका इसके है। पीछे कोई ऐसे लॉजिक टाइप का नहीं है ना, ये हमने एक्सपेरिमेंट से ही प्रूव किया है कि। यस, ये थी, पर मैं आपको लॉजिक उसके बाद का बता रहा हूँ ना। ठीक है, अभी ये एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया, अब हम उसके पीछे का थ्योरी बिल्डअप करें कि एक्चुअली क्या हुआ होगा। आई बात समझ में मैं क्या यस बात करने की ठीक है कोशिश सर। कर रहा हूँ? ठीक है, अब उसमें मैं आपको रीजन ये दे रहा हूँ कि हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो नीचे जाते हुए साइज थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो आयनाइजेशन हल्का फुल्का कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जो डी वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो इजिली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? डी वाले जो इनर शेल के होंगे ना, जैसे 5D वाला होगा इलेक्ट्रॉन, जो 5D होगा तो 6s होगा, तो 5D और 6s वाले इलेक्ट्रॉन इजिली पार्टिसिपेट करेंगे। क्या कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। ठीक आया ना समझ में क्यों इजिली पार्टिसिपेट करें? क्योंकि इनका एनर्जी, आपको पता है ना 3D और 4s का एनर्जी आसपास होता है। ठीक है, 3D और 4s का एनर्जी आसपास होता है। एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ पर वो बहुत बड़ी बात है वैसे तो। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आई डोंट नो कि आपको ये बात याद है कि नहीं याद है। जैसे जैसे जेड बढ़ता था वैसे वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज कम होता था, याद है? यस सर। ठीक है, आपका 1s हाइड्रोजन का, 1s हीलियम का, 1s बेरिलियम का, कौन सा वाला सबसे छोटा होगा? बेरिलियम का सबसे छोटा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? आप इतनी सी बात समझना, जैसे जैसे आप न्यू प्रोटॉन बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे पुल बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचते जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो वो एस ऑर्बिटल का साइज ही छोटा होता जा रहा है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन और पास है न्यूक्लियस के। क्या अनिका ये वाली बात समझ में आई जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर। पक्का? हाँ ठीक है, जी। वो खिंच के पास हो गए। तो अब इसलिए क्या होने वाला है यहाँ पर, जो हम अभी देख रहे हैं, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो यहां पर भी क्या होगा, जो 6s और 5D होगा ना, इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। क्योंकि आप इसका जेड बहुत बढ़ गया है, खिंच के 6s और 5D ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक साइज के हैं। अगर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक साइज के तो इनकी एनर्जी काफी सिमिलर होने वाली, काफी सिमिलर होने वाली।
और अगर इनकी एनर्जी सिमिलर होने वाली है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स इजीली वैलेंस में जा सकते हैं, आ सकते हैं दोनों के। आई बात समझ में? और अगर वैलेंस में जाएंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आप देखना जी हो क्या रहा है। 3D 4S में थोड़ा सा डिफरेंस था, मैं ऐसे करके बना रहा हूँ। 3D 4S में ये 3D है एंड ये 4S है। आप नीचे आए 4D और 5S में वो डिफरेंस थोड़ा और कम हो गया। और जैसे जैसे आप नीचे आए 5D और 6S में वो लगभग ना के बराबर आया। समझ में व्हाट आई एम सेइंग? तो एनर्जी किसमें, यहाँ पर फिर भी ज्यादा एनर्जी लग रही थी मेटालिक बॉन्डिंग कराने में, यहाँ पर भी लगेगी बट यहाँ पे काफी कम लगेगी। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो डी के वो इजिली पार्टिसिपेट करेंगे। एम आई क्लियर इस बार पूरा अच्छे से? यस सर। ठीक है, ये हो रहा है इसका एक्चुअल रीजन। आई होप अभी क्लियर होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, या कोई और डाउट है बच्चे? बोलो। नो सर। चलो जी। एक और चीज यहाँ पर ना, ये ऑर्डर थोड़ा सा इनकरेक्ट है जो इस ग्राफ में बना हुआ है। इसमें कॉपर AgAu दिया, आपने इसको सही लिखना है। कॉपर AuAg मैंने देख के लिखा है। ठीक है, अभी तक वैसे आया नहीं है क्योंकि और कहीं लिखा नहीं है, बट ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो ये आता है। अनिका समझ में आ गया ना वाली बात? हाँ सर, आगे। ठीक है, इशिका कोई डाउट यहाँ तक लो ना? आ रहे हैं समझ में नो आपको? सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके ओके। आ जाओ जी। तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया। आपने ये दोनों पार्ट यहाँ तक कर लिया हम लोग का, बहुत बढ़िया चीज हो गया। यहाँ तक वेरिएशन, यहाँ तक साइज में भी हम देख चुके हैं। आप इस टेबल तक आ जाओ। क्या टेबल हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी कि टेबल में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे? नहीं ना? नहीं सर। ठीक है, आप लोग यहाँ तक आके एक बार सारे लोग यहाँ तक रीड कर लो, क्योंकि मैंने यहाँ तक जरूर बता दिया है। सब लोग यहाँ तक देख लो, फिर मैं इस टेबल पे आता हूँ, टेबल पे बताना शुरू करता हूँ। फिर हम आयनाइजेशन पे आएंगे। बहुत ही तगड़ा, बहुत ही तगड़ा वाला है ये आयनाइजेशन वाला। उस पे इतने क्वेश्चंस भरे हुए हैं और इतना ज्यादा लाइन टू लाइन है, उसको समझना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग को रिवाइज करने की खूब जरूरत है इस चैप्टर्स में। ठीक है, आप जितना रिवाइज करोगे आपको खुद समझ में आएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जितनी बार रीडिंग करनी है, बहुत ही कम तो लिखा हुआ है यार एनसीईआरटी में। लिखा ही कितना है, 6 शब्द लिखे होते हैं बस, वही घुमा घुमा के बोलते रहते हैं वो लोग। डन। यस सर। यस सर। ये पूरा हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप पूरा देख लो। किसी को जरा सा भी डाउट हो तो पूछ जरूर ले, बार बार बोल रहा हूँ। डन है? यस सर। चलो जी, आगे चलें। यस सर। ओके, आ जाओ इस टेबल पे आ जाते हैं। चलो जी, इस टेबल को पूरा डाइसेक्शन करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सारे बता दूंगा कि कौन कौन से आ सकते हैं। उसके अलावा जो मैं बताऊंगा शायद ज्यादा ही बता दूंगा। उससे ज्यादा पूछे नहीं जा सकता, इतना निट पिकिंग कोई नहीं करता। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं। आपका पहली चीज तो ये जो ये आपका चार चार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या कह रहा है?
ये चार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बता रहा है कि देखो जी देखो, यहाँ पर एस से पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है। देखा आपको, पहले एस से निकला, फिर एस से निकला, फिर डी से निकला, फिर डी से निकला। एक बार इलेक्ट्रॉनिक यस सर। कन्फिग्रेशन सब लोग देखना, ठीक है। पहले एस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। एस में भरता भी पहले और एस से निकलता भी पहले। ये भी मैं आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था कि रीजन क्या था कि भाई 4s का एनर्जी कम होता है। एक बार सुन लो कि जब आप भरते हो तो ऐसे होता है ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, 3p एंड 4s एंड 3d। एनर्जी वाइज आप n+l रूल लगाते हो, तो n+l के हिसाब से ये 4 और ये 3+2 5 आता है, तो इसका एनर्जी कम है इसलिए भरता पहले ये है। एंड खाली ये इसलिए होता है पहले कि अगर आप देखो, है तो वैलेंस शेल ही ना, ये 3d है, ये 4s है, इलेक्ट्रॉन निकलता तो बाहर वाले शेल से पहले, इसलिए 4s से आपका पहले निकलता है। अगर आप कभी देखना चाहोगे सर मुझे उतना फीलिंग नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये 4s है एंड 3d कुछ इस तरीके से होता है। आया समझ में? तो 4s और 3d में अगर आप देखोगे तो बहुत बहुत थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस है। दिखा आपको कैसे? तो ये आपके पास है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये देखो 4s3d, क्या 4s3d वाली बात समझ में आई? कुछ ऐसा सा होता है कि 4s ऐसे चलता है, 3d ऐसे निकलता है। क्लियर? जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर याद होगा, ये आ रहा है ना समझ में कि ड्राइंग तो नहीं लग रहा ना किसी को कि पंखा बना दिया है अभी चलेगा तो हवा आएगी, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा? नो सर। यस सर। नो सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। किसी को डाउट हो तो हम इसको और डिस्कस कर सकते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप होता है ना, और सारे न्यूक्लियस से निकलते हैं, S P D सब यहीं से निकल रहा होता है, ठीक है। हमने ये बात किया था, तो पहले पहले आपका इलेक्ट्रॉन S से निकलता है, फिर D से निकलता है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात किया था। एटमाइजेशन इज मेटालिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है एंड लैटिस पे डिपेंड करता है। वेनेडियम का एक्सेप्शनली हाई था, ठीक है, वेनेडियम का एक्सेप्शनली हाई था। इसमें मेटालिक बॉन्डिंग सबसे अच्छी क्रोमियम में होती थी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 थे, इस पे 5 थे, बट स्टिल ये वाला ज्यादा अच्छा था, ठीक है। मैंगन ये जिंक के साथ तो सबसे खराब था, लोएस्ट है जिंक का एंड हाईएस्ट है वेनेडियम का, ठीक। आयनाइजेशन की बात करते हैं। आयनाइजेशन पे पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स डिस्कस इट, ठीक है। शुरू करते हैं आयनाइजेशन के साथ। ओके, दैट वाज अ टेक्निकल एरर। अरे मेरे कुत्ते ने, आपको पता ही है, मेरा लैपटॉप खराब कर दिया है ना। चलो जी, आज शुरू करते हैं। मैं क्या बता रहा था यहाँ पर कि आपका आयनाइजेशन के साथ अगर आप देखोगे तो हम आयनाइजेशन के बारे में जनरल बात करना शुरू करें। व्हाट विल हैपन ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट? अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। साइज डिक्रीज करेगा तो आपका न्यूक्लियस के बीच में, देखिए, और ये जो है आपके पास, ये न्यूक्लियस और इसके आ रहा है ना समझ में? ये वाली बात तो क्लियर है ना? साइज कम होगा तो आयनाइजेशन न्यूक्लियस से पास हो गया, अगर न्यूक्लियस से पास हो गया अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। और भाई जी अगर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, अगर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्या कोई डाउट है? हाँ या ना बताओ ना, फीडबैक, फीडबैक, यस और नो? नो डाउट। ठीक नो है, डाउट सर। ओके। तो तुम्हारे पास ये वाली चीज रही आयनाइजेशन में। एक जनरल आइडिया ये होना चाहिए आपको, देखो जनरल आइडिया ये 631, 653, कभी कम हो गया कभी बढ़ गया, वो चीज चलता रहेगा। अभी हम देखेंगे उसमें ऐसा क्या हो रहा है। 906, 717, पहले वाले आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो हमें सीखना है वो ये है कि भैया Mn का ज्यादा है और इसका ज्यादा है। बात है सर इसका भी तो ज्यादा है। अरे बेटा इसके में Z भी तो बढ़ गया, इसमें प्रोटॉन ही ज्यादा है। अगर इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, न्यूक्लियर पुल ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा होगा। यहां पर एकदम से ज्यादा क्यों हो रहा है मैं आपको ये बताना चाहता हूं। इसमें एकदम से ज्यादा क्यों हो रहा है? बिकॉज इसका क्या है आपके पास, 4s2 3d वाला था कि नहीं था? आई बस समझ में? इसका थोड़ा सा, बट यहाँ पर ये वाला देखते, ये वाला ये तो बहुत ही ज्यादा है सर, इसका क्या करना है? अगेन 4s2 3d10, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखना, फर्स्ट आयनाइजेशन के बाद अब देखो इस पे क्वेश्चन आता है, पीछे लिखा भी हुआ है कि अरे सर जी इसका ज्यादा क्यों है और इसका ज्यादा क्यों है? देखा आपको ऑर्डर में देखना, तो दो चीजों का काफी ज्यादा आ रहा है, एक इसका ज्यादा है क्रोमियम का और एक कॉपर का ज्यादा है। क्यों?
बेटा क्रोमियम और कॉपर के बारे में अगर आप देखो, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 है, 4s1 3d10 है। एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है आपका, 3d5 और 3d10 हो चुका है। इस बार आप स्टेबल हाफ फील्ड और फुल फील्ड को हिला रहे हो, एटम थोड़ा सा तो बगावत करेगा। बगावत करेगा मतलब एनर्जी आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। आप किसी स्टेबल से उसको अनस्टेबल में कन्वर्ट करो, एनर्जी थोड़ा ज्यादा लगेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा, बट हाँ एनर्जी थोड़ा ज्यादा। क्या सबको दिखा ये वाला, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगेन इसके बाद आगे देखोगे आप। ठीक है, तो आपके पास वापस से क्या हुआ कि इस बार दोनों इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो आप। 4s खाली हो चुका है, 4s खाली हो चुका है दोनों का ही। सबका मतलब जिसके पास भी s2 है सब खाली हो चुका है। मैं स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना चाहता हूँ mn और zn पे। mn का 4s खाली है, इसका 3d5 है और इसका 3d10 है। इस बार इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो ये बहुत ज्यादा बगावत करेंगे कि नहीं हमें नहीं देना हमारा इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया तुम लोग को। ठीक है, चलो जी। तो इससे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खींचोगे अगेन। mn का काफी ज्यादा है बीच में एंड zn का काफी ज्यादा है बीच में। आपको दिखा हुआ क्या ऑर्डर? mn zn, क्रोमियम कॉपर, MnZn। ऐसा सा एक शेप बन गया आपका कि कुछ इस तरीके से हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई? आयनाइजेशन जनरल बात किया और जो बातों को ध्यान देना था वो देखा। ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है कि बीच बीच में आयनाइजेशन होता रहता है कि हाँ इसमें कभी कम इसमें कभी ज्यादा, बट मेजर केसेस ये हैं जो मैंने आपको बताया। कि आयनाइजेशन की बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आ जाओ जी। हम इसके बाद मेटालिक रेडियस के बारे में बात करेंगे। तो मेटालिक रेडियस आपने देखा सबसे ज्यादा बड़ा स्कैंडियम का भी क्वेश्चन पूछा, इसमें दोनों को बराबर है। ठीक है, वापस जाते हुए साइज फिर से बढ़ने लगा था। अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आपको कुछ अच्छा याद रखना हो तो mn और zn का साइज लगभग लगभग बराबर है, 137 137। ठीक है, अगर आपको याद रखना हो तो हाफ फील्ड फुल फील्ड का साइज ही बराबर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या हुआ? आपके पास इसमें एक और चीज जो मैंने नोटिस किया था, जो सबसे छोटा आयन है +2 में वो निकल का है। ठीक है, और एक और चीज मैंने नोटिस की थी, वो मैंने ये नोटिस की थी कि Zn का साइज Fe से बड़ा है। Zn का साइज Fe से बड़ा है, बट Zn2+ का साइज Fe2+ से छोटा है। ये मैंने नोटिस किया था, मैंने कभी देखा नहीं। ठीक है, मुझे इसका रीजन भी एज सच कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब है मेरे दिमाग में, बट आई एम नॉट सो श्योर, तो इसलिए आई एम नॉट टेलिंग कि एग्जैक्टली क्या है। जो मुझे लगता है वो शील्डिंग की बात लग रही है कि D10 पे एकदम से ज्यादा पुल लग रहा होगा। सूडो नोबल गैस कटायन, अगर आपको फजांस रूल याद हो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, सूडो नोबल गैस वाली बात आ रही है कि इस पे न्यूक्लियर पुल काफी ज्यादा लगता है कि नहीं? तो न्यूक्लियर पुल काफी ज्यादा लगता है, तो ये इस वजह से, न्यूक्लियर पुल की वजह से है जो है यहाँ पे। चलो और बता दो, तुम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो, आया समझ में कुछ कुछ नहीं? जो Yes, मुझे sir. लग रहा है ये वाली चीज यहाँ पर देख, एक चीज समझना आप, देखना बहुत सिंपल सी बात। आपके पास जिंक में क्या है, जब 4s के इलेक्ट्रॉन्स थे दो, तो उस पर रिपल्शन लग रहा था अंदर से काफी। अरे जब रिपल्शन ही नहीं बचा इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे, तो डायरेक्ट शेल पे इधर वाले पे लग रहा है कि नहीं, वो उसको खींच के छोटा कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका जेड तो ज्यादा ही है ना। आया Yes, समझ sir. में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कुछ इस तरीके से है। तो इसको, ये चीज अगर आपको याद रखना हो याद कर सकते हो। आई हैवंट सीन दिस क्वेश्चन कभी। ठीक है, आई डोंट नो इफ कभी पूछा भी जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। कभी नहीं देखा जाएगा, मुझे नहीं लगता कभी पूछा जाएगा, बट ये है मैंने नोटिस किया था तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टेबल से ये बन सकता है कभी भी। ठीक, नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पर, अगर आप देखो तो Mn+3 में सबसे छोटा वाला कौन सा है आपका? कोबाल्ट, निकल ही +3 वाला सबसे छोटा है। निकल +2 निकल +3 दोनों ही सबसे छोटे हैं। ठीक है, यहाँ तक देखो, क्या किसी को इस टेबल में यहाँ तक कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने? क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारी वैल्यूज के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोटिस करनी चाहिए, कॉपर। कॉपर का पॉजिटिव है, व्हाट डज दिस मीन सर? ये निगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब है? आप सिंपल चलो, ठीक है, केमिस्ट्री बहुत सिंपल है। डेल्टा जी की बात करते हैं। डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है -NFE। याद है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। एंड अगर आपका E पॉजिटिव है तो आपका जो डेल्टा जी होगा वो नेगेटिव होगा।
एंड डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब होगा चीज स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन, यार स्पॉन्टेनियस की स्पेलिंग भूल गया। स्पॉन्टेनियस, हाँ सही है ना, ये सही है ना स्पेलिंग? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके। तो तुम्हारे पास क्या डेल्टा जी, तुम्हारे पास क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब रिएक्शन खुद ब खुद होना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दीज आर ऑल रिडक्शन पोटेंशियल्स। वो कह रहा है कि कॉपर +2 और कॉपर में अगर बात किया जाए तो बिल्कुल सही बात है, कॉपर 2+ से ज्यादा कॉपर में रहना पसंद करेगा। आपके पास ये रिएक्शन होगी, और ये देखा ही हमने, हमने ये याद भी किया था कि ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी को नी स्ने, प्रभा ही कुटी होगी आज। आओ, आपने देखा कॉपर का वैसे भी बहुत ही नीचे आता है, कॉपर काफी पॉजिटिव में होने वाला है। पॉजिटिव होने का मतलब है कॉपर ऐसे ही ज्यादा स्टेबल है। एक और क्वेश्चन बनता है कि सर ऐसा क्यों, जब बाकी सारे अच्छे मेटल हैं तो इसके साथ ऐसा क्या दिक्कत है कि ये ऐसे रह रहा है, इसका नेगेटिव क्यों नहीं है? बिल्कुल इसमें है भी क्वेश्चन ये, कि कॉपर का नेगेटिव क्यों नहीं है। जब सबका नेगेटिव है तो कॉपर में ऐसा क्या हो रहा है, कॉपर में ऐसे क्या हीरे मोती जड़े है क्या इसमें? यही बात समझ में, क्या ये बात समझ में आया? एकदम यस से मुझे मुझे एकदम से वो सचिन वाली बात है, अगर कोई न्यूज देखता है तो ठीक है, मुझे इसके साथ कॉपर बिल्कुल सचिन टाइप लगने लगा मुझे। आ जाओ देखना था बस, क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को डाउट है इसमें? अभी हम डिस्कस करेंगे, कॉपर का पॉजिटिव होता है, बाकी सबका नेगेटिव है। नीचे जाते हुए ये वाले अगर आप चाहो तो ये वाले भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तीन अगर आप याद रखोगे तो और अच्छा रहेगा, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे फिर। आपके पास क्या, वो ये कह रहा है कि Mn+3 से Mn+2 में जाना पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो कहना चाहता है ये कि ये सारे के सारे +3 से +2 कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब बताए क्या है बच्चे, मतलब इन सब का ये कि ये ऐसे ज्यादा स्टेबल है। कोई चीज स्पॉन्टेनियस है मतलब वो अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में जाना चाहती है, तो ऐसे ज्यादा स्टेबल है। कौन कौन से मेटल्स हैं जिनका +2 ज्यादा स्टेबल है? आपका FeCO Mn, देखो +3 से ज्यादा अच्छा इनका +2 है, +3 से ज्यादा अच्छा इनका +2 है, क्यों? आप इसमें देखो, Mn के साथ तो हमें समझ में भी आ रहा है कि +3 से अच्छा +2 क्यों है, Mn+2 में तो D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ना। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आपको ये याद Yes, रखना sir. पड़ सकता है, ज्यादा स्टेबल वाला ये है। ठीक है, चलो जी डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो डेंसिटी वाले केस में अगर आप देखोगे तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या हुआ, जाते हुए बढ़ रही है। जिंक की कम है, जिंक तो छोड़ ही दो, सूडो नोबल गैस, बट नीचे जाते हुए क्यों बढ़ रही है? आपको डेंसिटी का फंडा ही पता है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। नीचे जाते हुए ऐसे करके आया था ये, तो जिनका ये वाले एरिया में था उनका डेंसिटी हाईएस्ट होगा ना। उनका डेंसिटी हाईएस्ट क्यों होगा? क्योंकि उनका वॉल्यूम लोएस्ट है। अगर वॉल्यूम लोएस्ट है तो उनका डेंसिटी मैक्सिमम होगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? क्या दिखा आपको कि ये वाली चीज क्या है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये तुम्हारे पास डेंसिटी, इन लोग का साइज छोटा था तो साइज छोटा था। देखो साइज और मास दोनों चल रहा है, मास अपॉन वॉल्यूम दोनों पे चल रहा है। अगर आपने से बोला कि सर मास नहीं साइज पे, तो भी गलत है। आप वॉल्यूम सिर्फ ले रहे हो तो भी गलत है, मास सिर्फ ले रहे हो तो भी गलत है, दोनों चीजें। बट अगर जनरली कोई पूछे तो ऐसे बढ़ते हुए डेंसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि मास बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, क्या ये वाली बात समझ में? क्या ये टेबल सबको समझ में आई? इस टेबल यस को सर। पूरा अस्थि पंजर कर दिया हम लोगों ने। इस टेबल में और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता जो मैंने आपको बताया उसके अलावा। ये पूछा जाता है इसमें वही वाला कि ये क्यों कम है, ये कम इसलिए क्योंकि ये D5 हो जाएगा, 4s से निकला। ये क्यों क्यों है? क्योंकि इसका 4s2 3D5 है, तो S भी तो इसका कंप्लीट था तो यहाँ ज्यादा लगेगा। दूसरा क्या है इसमें कि भाई इसका 3D खराब हो रहा है, इसका 3D इससे 4s से निकल रहा है, 3D बन जाएगा तो थोड़ा कम है। ठीक है, चलो जी हमने सारा कर लिया। एक बार देख लो आप अपनी तरफ से भी इस टेबल को देख लो, आप ये दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, अब फिर मैं आयनाइजेशन आपके लिए रीड करने जा रहा हूँ। जब यहाँ तक आपका दिल बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से दिल बाग बाग हो जाए, ठीक है, तब हम आगे चलेंगे। कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम।
समझ में आया भाई? रीड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पूरा यस देखा? सर। Yes, अच्छे sir. से देख लेना। आपका जैसे ही हो जाए तुरंत बताना, बैठने का कोई फायदा नहीं है। हो जाए तो तुरंत बता दो, फिर आगे चले। हो गया सर। चलो, यस। सबका हो गया, चले आगे। Yes, sir. चलो जी, देखना। आयनाइजेशन एंथैल्पी रीड करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपको मार्क करा दूंगा। सारे लोग अपने साथ में देखते रहो, नई वाली पुरानी एनसीईआरटी देख लो, कुछ कम ज्यादा हो तो पूछ लेना। ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच accompanies द फिलिंग ऑफ inner d, देयर इज एन इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपको याद होगा कि तुम्हारे पास क्या था, कि पुअर शील्डिंग था कि नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल ही होता जा रहा है पुअर शील्डिंग की वजह से। देयर इज एन इंक्रीज इन, फिर लेफ्ट टू राइट, हाउएवर मेनी स्मॉल वेरिएशंस आकर, वो कह रहे बहुत सारे छोटे वेरिएशंस होते हैं। गिव्स द वैल्यूज फॉर द फर्स्ट थ्री आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द फर्स्ट रोज। उन्होंने बोला कि जो पीछे लिखा है, आपका फर्स्ट थ्री लिखा है, these values show that successive enthalpies of these elements do not increase as steeply as in the main group elements। मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर आप S और P में देखोगे ना, तो S और P में तो खतरनाक डिफरेंस होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में बिल्कुल जान निकल जाती है। यहाँ पर इतना मेजर डिफरेंस नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला। क्यों? क्योंकि 4s और 3d का जो एनर्जी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सा है। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी यहाँ से निकले तो कोई खास डिफरेंस सा नहीं हो रहा। ठीक है, क्या ये वाली बात समझ में आई? दीज वैल्यूज शो द सक्सेसिव डू नॉट इंक्रीज एज स्टीपली एज द मेन ग्रुप एलिमेंट्स। व्हाट आर दीज मेन ग्रुप? एस एंड पी। क्या ये वाला लाइन क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है। ऑल्दो द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज इन जनरल इंक्रीजेस, कि भाई आपका पहले इंक्रीज करेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीज इन द सेकेंड एंड थर्ड ऑफ द सक्सेसिव इन जनरल इज मच हायर। तो कह रहे कि फर्स्ट आ जाओ, इसको देखते हैं यहाँ पर वो क्या कह रहा है, कि ये बड़ा, बट ये वाला जो डिफरेंस है ये थोड़ा ज्यादा है। अब ये ज्यादा होने का रीजन क्या? आपका एस के जो इलेक्ट्रॉन है पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। देखा आपको? ये वाली बात समझ में आ गई? वो कह रहा है कि यहां से यहां तक बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहां से यहां तक का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि एस के सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, बैलेंस अब 3D में आ चुके हो तुम। ठीक है, ऑल्दो द फर्स्ट आयनाइजेशन जनरल इंक्रीजेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीज इन सेकंड एंड थर्ड फॉर सक्सेसिव इन जनरल इज मच हायर। क्या समझ में आ गई वाली बात? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। ठीक है, द इरेगुलर ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द 3D मेटल्स थ्रू दो ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस। वो कह रहा है कि वो जो 3D का आयनाइजेशन है वो बहुत कम सिग्निफिकेंस रखता है, केमिकल सिग्निफिकेंस, मतलब कि वो रिएक्शंस कैसे होते हैं उस बात पे कोई खास फर्क नहीं आता। कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय कंसिडरिंग द रिमूवल ऑफ, ये वाली बात देखते हैं। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, आप कंफ्यूज हो सकते हो, इस बात को यहीं पे खत्म करेंगे, ज्यादा नहीं सोचेंगे इस बारे में। ठीक है, मैं आपको सोचने का तरीका दे रहा हूं, वरना आपका पीछे के लॉजिक्स बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। ये लाइन ऐसी सी है। वो ये कह रहे हैं, अगर आपके पास कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जब आपके पास 4s2 ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे करके आपके पास इलेक्ट्रॉन, अगर आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो वो बोलते हैं कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा है वो यहाँ नहीं रहता, वो जंप करके यहाँ चला जाता है। वो बोले भाई ये क्या बात कर रही है? आई बात समझ? मैंने क्या बोला? मैंने बोला क्या, जब आप एस से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो दूसरा वहां नहीं रहता, वो कूद के डी में चला जाता है। बात है सर, ऐसा काहे, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ऐसा इस वजह से बच्चे, क्योंकि आप लोग ये सोचते हो एटम रुकी हुई स्पीशी है। एटम जैसे रुका हुआ, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और जैसे ही आप इसके ऊपर प्लस चार्ज लगाओगे, इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? हाँ या ना? उसका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ या ना? ये बताओ, जेड इफेक्टिव यस बढ़ता सर। है कि नहीं बढ़ता है? अगर जेड इफेक्टिव पड़ेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उस पर पुल चेंज होगा कि नहीं होगा? अगर उस पे आपका न्यूक्लियर पुल चेंज, ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट पे, क्या उसका पुल चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? सारे लोग बताओ मुझे। यस सर। सारे लोग थोड़ी हैं एक सार्थक के अलावा, बाकी सारे लोग Yes, को sir. समझ में आ रही वाली बात? ठीक है। हाँ जी, नम्रता। Yes, sir. ठीक है, तो उसका अगर पुल चेंज हो जाएगा बच्चे, तो वो कुछ तो एडजस्ट करेगा अपने आप को इस तरीके से कि उस पर रिपल्शन कम से कम लगे। इलेक्ट्रॉन बहुत समझदार है, वो किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा, वो बहुत ही सिंपल इंसान है, उसको अपने को माथा पच्ची नहीं चाहिए, उसको रिपल्शन जहां कम मिलेगा वो वहां जाके बैठ जाएगा।
अब बात है कि 3D में क्यू कम मिल रहा है, डी बड़ा होता है साइज में, डी में इधर उधर जाया जा सकता है। ठीक है, आपके पास ऐसा होगा कि अगर आप, जो मेरा लॉजिक कहता है, ठीक है, ये इसके बारे में ज्यादा तो नहीं लिखा है किताबों में, मेरा लॉजिक ये कहता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, अंदर वाले धक्का देंगे, अंदर आ जाएगा, तो अपने में कौन धक्का देगा, खत्म। आई बात समझ में? आई बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं, कि भाई अगर अंदर ही आ गया, तो आपको पता है ना, साथ वाले इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन कम देते हैं, ये तो बाहर इन ये होता है ना रिपल्शन, तो इनर शेल वाले। हाँ या ना, आया समझ में क्या बोलना चाहता हूँ? सर ये फिनोमिना बस टी वालों में होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। ये सिर्फ यही होता है, ये यही होता है, क्योंकि इनका एनर्जी आसपास होता है ना। आज उसको रीड कराता हूँ, ज्यादा मत सोचो, ये तो मैंने आपको समझा दिया होता है कैसे है। आप बिल्कुल मत सोचो, इसका कोई खास नहीं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये असर्शन रीजन का वंडरफुल लाइन है। देखिए, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो कर ही नहीं सकता, वो मानेगा ही नहीं कि ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। मैं ऐसी बात बता रहा हूँ ना, आप इस पे खास क्वेश्चन देखोगे। आई डोंट नो व्हाई, क्या सबकी किताबों में है भी या कई की किताब में नहीं लिखा है ये वाली लाइन जो मैं रीड करने जा रहा हूँ? ठीक है, द इरेगुलर ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D तो ऑफ कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय कंसिडरिंग दैट द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन alters the relative energies of 4s and 3D, so the unipositive ions have DN configuration with no 4s electrons। क्या ये सबकी एनसीईआरटी में लिखा है? यूनी पॉजिटिव वाली नहीं। हाँ सर, आई मीन यूनिपॉजिटिव वाला पॉइंट नहीं है। बट ये लिखा है क्या कि DN हैव नो 4s इलेक्ट्रॉन्स? हमारी बुक में नहीं सिर्फ सर। यहाँ तक है, कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय कंसिडरिंग दैट द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑल्टर्स द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s and 3d ऑर्बिटल्स। ओके, चलो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना। तो ये चीजें उन्होंने ये हटा दिया, क्योंकि बहुत खतरनाक लाइन है ये। ठीक है, देर इज दस, बट है तो कई कई जगह है, देर इज दस अ रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी अकम्पनिंग आयनाइजेशन विद सम गेन्स इन एक्सचेंज। अब देखो, ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन आगे कूदा, तो यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी बदल गई। अगर अब एक्सचेंज एनर्जी बदल गई, तो इसका आयनाइजेशन बदल जाएगा। ठीक है, तो वो वही कह रहा है कि जो छोटा मोटा ऐसे आगे पीछे हो रहा है, वो इन सब वजहों से हो रहा है कि एनर्जी बदल रही है। ठीक है, इन एक्सचेंज एनर्जी एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम द ट्रांसफरेंस ऑफ S to D, there is a generally expected increasing trend in the values of the effective nuclear charge increases. However, the value of chromium is lower because of the absence of any change in the D configuration। वो कह रहा है कि अगर क्रोमियम से आप देख रहे हो उसका कम क्यों है, क्योंकि 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो D5 बन जाएगा, जो मैंने आपको अभी समझाया। वो कह रहे हैं तो इसलिए उसमें इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ Zn हायर बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स एन आयनाइजेशन फ्रॉम द 4s लेवल। वो कह रहा है कि 4s2 3D10 आपका सब कुछ भरा हुआ था, उससे निकल रहा है, इसलिए ज्यादा है। द लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज मेटल्स इज +2। वो कह रहे हैं जितने भी तुम्हें मेटल दिख रहे हैं, उनका लोएस्ट, जो सबसे कम है, वो +2 है। टू फॉर्म M2+ फ्रॉम द गैसियस एटम्स। देखो, ये कह रहा है कि टू फॉर्म M2+ फ्रॉम द गैसियस एटम, ये चीज बनाने के लिए क्या क्या एनर्जी लगता है? आपके पास M2+ है गैसियस में, तो क्या क्या लगेगा वो समझना। आपके पास लगेगा आयनाइजेशन 1, आयनाइजेशन 2 एंड एटमाइजेशन। वो कह रहा है ये तीन एनर्जी को जोड़ के आपके पास M2+ गैसियस होता है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ये तुम्हारे पास लिखा है, द टर्म सम ऑफ फर्स्ट एंड आयनाइजेशन इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द एंथैल्पी ऑफ फॉर ईच एलिमेंट। द डोमिनेंट टर्म इज द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी which usually high values of copper and chromium where D5 and D10 are, they get disrupted with exchange considerable loss of exchange energy। एक बार देख लेना ये वाला लाइन समझ में। वो कह रहा है कि तुम्हारा D5 और D10 है, तुम्हारा वो खराब हो जाता है, D5 और D10 हो जाता है, तो उसमें जैसे एक्सचेंज एनर्जी कम हो जाता है बहुत ज्यादा। D5 में कितना होता था 10, D4 में कितना होता है 6, तो 10 से डायरेक्ट 6 हो जाता है, तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन निकालना। द वैल्यू फॉर Z इज करस्पॉन्डिंग लो एज द आयनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ स्टेबल। वो कह रहा है कि जिंक के साथ कम क्यों हो गया एकदम से? कॉपर का तो समझ में आ गया कि 3D10 खराब हो रहा है, जिंक का इसलिए कम है क्योंकि इसका 3D10 बनने वाला है। 4s पूरा खाली हो जाएगा, D10 बनने वाला है। ठीक है, द ट्रेंड इन द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड बाय 4s ऑर्बिटल फैक्टर and shows that the greater difficulty of removing electron from D5 this ions superimposed upon the general increasing trend. In general, the third ionization enthalpies are quite high and they are marked break values between Mn2+ and Fe2+। वो कह रहा है कि भाई Mn2+ Fe2+ को देखना,
देखा, ब्रेक वैल्यूज दिख रहा है आपको कि ऐसे चल रही है, एकदम से भर के फिर वापस आ गया। और आपके पास क्या, ऑल्सो द हाई वैल्यूज फॉर कॉपर। ओके, यहां तक पहले बताओ, इस पॉइंट तक सारे लोग रीड करो। मुझे पता है काफी थ्योरी लिखा है, यहाँ तक आप एक बार रीड करो, मुझे बताओ, फिर मैं इसको लास्ट वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। आया समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा ना चैप्टर? नो सर। नो सर। हाँ जी, अनिका आपको? नहीं सर। ठीक है, इशिका? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा सा, हाँ वो थोड़ा सा वो लगता है, बट आपको दिख रहा है ना, अल्टीमेटली अगर मैं बात बताऊं तो मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, एंड बस इतनी सी बातों पे बस, मेटालिक बॉन्डिंग, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड पे पूरा चैप्टर है। चीजें बहुत ज्यादा है याद रखने को। याद, हाँ ये तो है, ये तो मैं मानता हूँ, इसीलिए मैं आपको ना बहुत धीमे धीमे लेके जा रहा हूँ। पर आपको मैं, इट इज बेटर देन लर्निंग पूरा का पूरा, क्योंकि मुझे ज्यादा पता है याद रखने को क्यों है। हाँ, ये आपने अच्छी चीज बोली है, आपको नहीं याद रखना है, आपको बस एक बार समझ लेना और फिर जो लिखा है वो याद रखना है। दो ऑप्शन, या तो आप सिर्फ याद रखो या तो आप समझ के याद रखो, समझ के याद रखो थोड़ा ज्यादा देर तक टिकेगा। ठीक है, यस सर। चलें आगे? यस क्या सर। रीड किया आपने? यस सर। ओके, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ, देखना आपके पास क्या है यहीं पे, ऑल्सो द हाई वैल्यूज। बच्चे ये कह रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा हाई आयनाइजेशन है, उन हाई आयनाइजेशन की वजह से, ठीक है, जो बहुत ज्यादा हाई आयनाइजेशन वैल्यूज है उससे ये भी पता चलता है कि कोबाल्ट+2, निकल +2, और ये सारे +2 में ही क्यों एग्जिस्ट करते हैं। आ रहे समझ में कि भाई इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने में जान निकल जाती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी तो भाई ऑब्वियस सी बात है, +3 में एनर्जी ज्यादा लग रही तो वो बनाता ही नहीं। तो वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन उन्होंने ये दिया है कि बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इस वजह से वो नहीं बनाते। ऑल्सो द हाई वैल्यूज फॉर कॉपर निकल जिंक इंडिकेट वाई इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर दीज एलिमेंट्स। Although ionization enthalpies have some guidance concerning the relative stability of oxidation states, this problem is very complex and not amenable to ready generalizations. देखो लिखा हुआ है कि बहुत आसान बात नहीं है इसको समझना, ठीक है, आपने जितना समझ लिया दैट इज टू मच। ठीक, चलो जी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। तो वन ऑफ द नोटेबल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज द ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इट कैन शो इन देयर कंपाउंड्स। तो ये बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। आपको रीजन पता है कि 4s और 3d, इनका एनर्जी आसपास होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं जनरली। ठीक है, आप देखना ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं तो निकाल दे, नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा। आप स्कैंडियम से शुरू कर रहे हो, आप जिंक तक जा रहे हो, ठीक है, स्कैंडियम से शुरू कर रहे हो, आप जिंक तक जा रहे हो, आप Mn में बीच में रुकते हो। Mn तक क्या है, दो फैक्टर चल रहे हैं, एक जेड भी तो बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर पुल भी बढ़ रहा है। मैं Mn तक तो क्या है, सीधे सीधे आपके पास ये +2 बनाता है, +2, +2, +2, +2 ऐसे करके चल रहा है, ये पिरामिड शेप बनता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, यहाँ पे एक पिरामिड शेप बनता है। और जिसमें पिरामिड शेप में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसके आते हैं, Mn के आते हैं, क्योंकि ये बीचों बीच आता है। ये इसमें ही नहीं, ये 3D में भी होता है, 4D में भी होता है और 5D में भी पिरामिड बनता है, और जो भी बीच में है, मैंगनीज, टेक्नीशियम, ठीक है, रही, इन दोनों केस में, तुम्हारे तीनों केस में सबसे ज्यादा यहीं पे आते हैं। बीच में से आपका +7 तक जा रहा है। उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम में जो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d।
स्कैंडियम के लिए +3 सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्कैंडियम का +2 बन सकता है, बट लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि ये इतना ज्यादा दिखा नहीं कभी। ठीक है, बाकी बुक्स में मैंने देखा भी, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। टाइटेनियम के लिए आपका +4 सबसे ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारे एस खाली डी खाली। वेनेडियम के लिए +5, क्रोमियम के लिए +6। ऐसे चलते हुए आयरन वाले केस में फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। कॉपर में तो +1 +2, जिंक में सिर्फ +2, निकल में +2, कोबाल्ट में +2, इसमें +2, इसमें +3 भी होगा, इसमें +4 भी होता है इवन, इसमें +6 भी होता है। बीच का खाली है। आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने कैसे याद किया है। मुझे ये टेबल ऐसे, मुझे ये पिरामिड दिखा। पहले पिरामिड तो समझ में आया सबको, शेप, क्या पिरामिड शेप समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस ठीक है। सर। पिरामिड शेप के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, कौन कौन सी नहीं होती, बस खत्म। यहाँ पे अगर आप देखो +4 +5 नहीं है, यहाँ पे इसके बाद +5 है ही नहीं। इसमें +5 हो ही नहीं सकती। इसमें +5 हो क्यों नहीं सकती? क्योंकि इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसमें +5 है, बट यहाँ पर ये +5 नहीं बनाते। इसका कॉपर और जिंक में तो कोई डाउट ही नहीं होता कि बचपन से +1 +2 पढ़ रहे हैं, इनको तो याद ही नहीं रखना। निकल में +2 +3 +4 सारे बन सकते हैं, बट वो कह रहा है कि आपका +2 +3 +2 ज्यादा स्टेबल है इनका। हमने पहले भी देखा था +2 +3 दोनों बनाते हैं। तो क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक बार, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इनके सारे के सारे। इसमें एक और छोटी सी बात है। बात यह है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3d। एक बार यहाँ तक देखो, क्या ये टेबल समझ में आया? एक बार आराम से आप यहाँ तक देखो, रीड करो, फिर मैं आगे चलूंगा। अरे इस पेज में जो आपने साइड में लिखा है वो बता दीजिए। बच्चे वो अभी आगे आएगा। वो यहाँ का है बेसिकली ना, वो इस पार्ट का, वो जो मैंने ऊपर लिख दिया था ना, मैं बताऊंगा आपको वो। ओके सर। हाँ, आप यहाँ तक ये चीज समझ में, ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात समझ में, ये जो दिख रहा है टेबल क्लियर है ना? ये टेबल में क्या है, कुछ नहीं बनते, कुछ बनते। ना बनने का रीजन है कि आयनाइजेशन बहुत ज्यादा होगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा, इस वजह से। क्या कोई डाउट है इसमें? नो यहाँ तक सर। एक बार आ जाओ, इधर देखते हैं। आ जाओ इधर ही देखना। द एलिमेंट्स विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर नियर इन द मिडिल ऑफ द सीरीज। Manganese, for example, exhibit all the oxidation state +2 to +7. The lesser number of oxidation state at the extreme end stems from the either too few electronic or share or too many d, hence fewer orbitals available in which to share electrons with others. वो कह रहा है कि जो पीछे वाले हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ही कम है, जो आगे वाले हैं उसमें डी में बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर पुल बहुत ज्यादा लगेगा बाहर वालों पे। आ रही बात समझ में? डी में बहुत ही ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए तो जेड भी बढ़ गया होगा, जेड बढ़ गया होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना ही मुश्किल हो गया। ठीक। तो पीछे बहुत इजी नहीं है, आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर हाई वैलेंसी दस अर्ली इन द सीरीज इज वर्चुअली अननोन। वो कह रहा है कि तुम्हारा दो नहीं मिलता। टाइटेनियम +4 इज मोर स्टेबल देन +2 एंड +3 एट द एंड। द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक +2 स्टेबल है। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी करस्पॉन्ड इन वैल्यू टू द सम ऑफ एस एंड डी अप टू मैंगनीज। आ जाओ। वो कह रहा है मैंगनीज तक अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो एस और डी की। यहाँ पर सब में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखो कि यहाँ पर भी क्या, तीनों निकल गए, चारों निकल गए, पांचों निकल गए, छठों निकल गए, सातों सात निकल गए। तो यहाँ पर पे तो यही हो रहा है। क्या ये वाली बात समझ में आई? क्या लिखा हुआ है एट द एंड, maximum oxidation state of reasonable stability correspond in value to the sum of s and d electrons up to manganese। क्लियर? क्या ये वाली बात समझ में आई? फिर से बताऊं? यस वो सर। कह वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इनका सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है कि जब सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं एस और डी से। तो यहाँ पर स्कैंडियम में 4s2 3d1 होता है। तीनों निकल गए तो तीन सबसे ज्यादा स्टेबल है।
टाइटेनियम में 4s2 3d2 होता है, चारों निकल गए तो 4 सबसे ज्यादा स्टेबल है। वेनेडियम में 4s2 3d3 है तो 5 सबसे स्टेबल है। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, अभी क्लियर है? ये मैंगनीज तक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखा देखो Ti+4+5+6+7 followed by the rather abrupt decrease in the stability of higher oxidation state so that the typical species to follow +2+3+2+1+2, यही कह रहा है कि इसके बाद एकदम से क्या हो जाता है, जो स्टेबल वाले हैं वो बहुत ही कम, ये वाले, इनका रीजन वो जेड बता रहा है कि न्यूक्लियर पुल बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसलिए अब छोटे छोटे चले जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ तक देख लो भाई। यस सर। ठीक है, द वेरिएबिलिटी, ओके, ये बहुत खतरनाक सी चीज है, खतरनाक मतलब आसान सी बात है, लास्ट है आज के दिन का। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ क्या बात कर रहा हूँ मैं। आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट याद है? कार्बन का +4 ज्यादा स्टेबल होता है, पीबी का +2 ज्यादा स्टेबल होता है। नाइट्रोजन का प्लस, फॉस्फोरस से शुरू करते हैं, फॉस्फोरस का +5, बिस्मथ का +3। ठीक है, आपका सल्फर का +6 एंड पोलोनियम का +2। ठीक है, बोरॉन का +3 एंड थेलियम का +1। याद आया कि नहीं याद आया? इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे जाते हुए कि एस के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करना कम कर देते थे, याद आया? नीचे जाते हुए एस के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करना कम कर देते थे, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो वही इनर्ट पेयर इफेक्ट होता था। अब देखो क्या हुआ, जो आपके बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था वो ये वाला था, जब इससे इलेक्ट्रॉन कूद के आगे जाता है तो आपके पास कुछ ऐसा हो जाता है, तो +3। आई बात समझ में? जब इसमें इलेक्ट्रॉन कूद के आगे गया तो +3 वाला है। आपके पास थैलियम में क्या होगा, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं एस के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते, क्यों? क्योंकि इन पे नीचे जाते हुए जेड इतना ज्यादा हो जाता है कि इस पे पुल बहुत ज्यादा होता है। एस के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में बहुत एनर्जी लग जाता है, उतना एनर्जी बॉन्डिंग करते हुए पूरा नहीं हो पा रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट ही नहीं करता। तो नीचे जाते हुए 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कमी आ जाता है, 2 यूनिट का कमी आ जाता है। क्या ये बात समझ में? दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको 11th में। क्या किसी को इनर्ट, ये यार ये मैंने पी ब्लॉक में भी पढ़ाया था। ठीक है, क्या ये वाली बात याद है इनर्ट पेयर इफेक्ट में? किसी को अभी भी डाउट है तो मैं बता दूंगा, किसी को भी डाउट है मैं दोबारा बता दूंगा, हाँ या ना? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes. ठीक है, द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो कह रहे हैं कि ये जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, यही तो कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। अराइजेज आउट ऑफ इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन सच अ वे दैट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय यूनिटी। वो कह रहे हैं कि ये इकलौते ऐसे जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट एक नंबर से बढ़ते हैं, +2+3+4+5 ऐसे करके होते हैं, बाकी सब जगह क्या होता है, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विद द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एस एंड पी, where oxidation state normally differ by a unit of 2. An interesting feature is the variability of D block is noticed among the groups 4 to 10. Although in P block, the lower oxidation states are favored by heavier members due to inert pair effect, the opposite is true for the groups of D block. Okay. वो ये कह रहे हैं कि जब आप नीचे जाओगे तो थैलियम +1 में ज्यादा स्टेबल है, बट अगर आप डी ब्लॉक में जाओगे तो नीचे Mn+7 में ज्यादा स्टेबल। आई बात समझ में? वो क्या कहना चाह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं, और एस और पी में क्या होता था, एस और पी में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले थे उसमें ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका अभी के लिए मैं एक रीजन दूंगा, अगर आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्सेस अच्छे बनते हैं। क्या आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा, याद है आपने? अगर मेटल के ऊपर चार्ज ज्यादा है तो CFSE ज्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। अगर नहीं पढ़ा तो कोई चक्कर नहीं, मैं जब पढ़ाऊंगा तो गारंटी समझ में आएगा आपको कि क्या होता है, कि ये क्यों बढ़ रहा होता है, मैं ये भी बताऊंगा आप। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, चलो जी, आपने ये वाली बात ध्यान रखनी है, आपने बस इतना याद रखना है सिंपल, कि भाई देखो नीचे जाते हुए ट्रांजिशन मेटल में सब उल्टा होता है, सब उल्टा। नीचे जाते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, पहले नहीं बढ़ता था, अभी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये भी आपका इसी में यही चीज बता रहा है, देखो क्रोमियम के साथ ये चीज देखना, कह रहे क्रोमियम जो +6 में होता है, क्रोमियम +6 में अगर एसिडिक मीडियम में डालोगे तो वो
ब्रोमियम +3 में चला जाता है। 6 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो आपके पास क्या करता है, खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, खुद लूज हो रहा है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। कह रहा है बट अगर इसी ग्रुप में आप मॉलिब्डेनम और टंगस्टन के पास चले जाओ, इनके +6 के साथ ऐसा नहीं होता, इसका +6 ही बना रहता है। तो ये ज्यादा स्टेबल है। देखना 10+ इज द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट, इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, वेयर एज MO3 आर नॉट। वो चेंज ही नहीं होते, वो +6 से +6 में खुश है, उनको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लो ऑक्सीडेशन स्टेट NiCO4 FeCO5, ये वाला भी आपको याद रखना है, इसका रीजन है सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग आपको ये याद रखना है, सिनर्जिक बॉन्डिंग ये भी हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन में। यहाँ तक तो काम डन हो ही गया वा। ठीक है, आपने पूरा अच्छे से रीड करना है, आपने एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है इस चैप्टर में। बट एनसीईआरटी आपने इसको, इस चैप्टर को ज्यादा पढ़ाने का रीजन भी, ज्यादा क्या, एक एक लाइन पढ़ाने का रीजन ये है कि लेट्स से कोर्स कम हो जाता है, ठीक है, नीट में, लेट्स से। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है, बट हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी रिवाइज हुई है। तो अगर कोर्स कम होता है तो डी ब्लॉक से तो और ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, DNF नहीं कट रहा, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आपको इससे अच्छे से करना ही करना है, आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए किस पेज पे क्या लिखा है, किस पेज पे क्या नहीं लिखा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोरिंग। अगर आप उस सेंस में हो कि अरे एक ही क्वेश्चन आने वाला है या दो ही क्वेश्चन आने वाले हैं तो हम इसे स्किप कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। बट 2 क्वेश्चन इज 10 मार्क्स। देखिए 2 क्वेश्चन इज 10 मार्क्स। और 10 क्या, आप बोलो सर 4 का होता है बेटा, और तुक्का मारोगे तो गलत भी होगा ना, इसलिए कह रहा हूँ। चलो जी, आयनाइजेशन तक आपने देखना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका ये वाला पोर्शन करेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में काफी सारा वैसे पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी के, उसमें ये वाला आपको पहले इंपॉर्टेंट स्टफ पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, कि ये जो कंपाउंड्स होंगे आपका KMnO4 K2Cr2O7, ये पूरा पढ़ाऊंगा, आधे घंटे में हो जाएगा। अब ये बताओ नेक्स्ट क्लास हम कब लेने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास का जल्दी से अभी से बोली लगाओ।